बेटा दिन भर घूमता रहता था, पढ़ाई लिखाई करता नहीं था, दिन भर आवारागर्दी करता रहता था। माँ इससे बहुत ज़्यादा परेशान थी, दुखी थी। बार बार इसको डांट फटकार लगाती थी, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेता था। एक दिन माँ ने बहुत ज़्यादा डांटा इसको, उससे इतना ज़्यादा ये गुस्से में हो गया कि उस दिन ये बेटा खाना भी नहीं खाता है। और जब अगली सुबह ये सोया ही रहता है तो माँ इसको जगाने के लिए जाती है, लेकिन ये गुस्से में इतना ज़्यादा लाल हो गया था कि गुस्से में अपनी माँ को एक जोरदार झटका मारता है और माँ वहीं सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए बेड से टकराते हुए वहीं जमीन पर गिर जाती है। बेटा मुड़कर देखता भी नहीं है, वो दूसरे कमरे में जाकर तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। अब शाम को जब बेटा आता है तब देखता है माँ वहीं पर पड़ी हुई है, उसकी हालत एकदम खराब हो जाती बेटे के डर के मारे। अब वो करे तो क्या करे। उधर पिताजी का फोन आ रहा था बार बार उसकी माँ के नंबर पर, फोन भी कोई नहीं उठा रहा था। अब बेटा जो है ऐसे करते करते कितने दिन गुजार देता है, लाश को कैसे ठिकाने लगाता है और इसकी खबर कैसे उसके पिताजी को पड़ती है, ये सारी कहानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की कहानी एक कलयुगी बेटे की है जो अपने माँ का कत्ल करने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद उसके लाश के साथ 6 दिन तक घर में ही रहता है, घर में ही खाता पीता है, सोता है और किसी को इसकी भनक तक नहीं पड़ती है। आज ये पूरी कहानी है गोरखपुर से। यूपी के गोरखपुर में एक विश्वकर्मा परिवार, राम मिलान विश्वकर्मा जी हैं, उनका एक छोटा सा परिवार होता है। उसमें उनके परिवार में उनकी बीबी, उनका बेटा और वो जो घर के मुखिया हैं, वो चेन्नई में, यहाँ गोरखपुर से हजारों किलोमीटर दूर चेन्नई में एक साइंटिस्ट के रूप में एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करते हैं। राम मिलन विश्वकर्मा अक्सर घर पर फोन लगाकर अपने बीबी से डेली शाम को बात किया करते थे, लेकिन अचानक रोज की तरह जो बात करते थे, एक दिन उनकी बीबी फोन नहीं उठाती है घर पे। अब जब फोन नहीं उठाती है तो वो सोचते हैं कि कहीं हो सकता है व्यस्त होगी, तो नॉर्मल अगले दिन वो फ़ोन करते हैं घर पे, लेकिन दूसरे दिन भी उनकी बीवी फ़ोन नहीं उठाती है। अब वो सोचते हैं कि बेटे को फ़ोन करें, तो वो अपने बेटे को फ़ोन करते हैं, बेटा भी उनका फ़ोन नहीं उठाता है, तो हो सकता है कहीं बिजी हो, ऐसा सोचकर वो फिर तीसरे दिन जब फ़ोन करते हैं फिर भी वही नौबत होती है कि कोई फ़ोन नहीं उठाता है घर पे। तब उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है। अब पास में ही रहने वाले उनकी साली होती हैं जो दूसरे मोहल्ले में रहती हैं, उनको वो फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि घर पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, एक बार घर पर जाके देखो क्या हुआ, कहीं लोग गए हैं या क्या हुआ है, घर पर क्यों फ़ोन नहीं कोई उठा रहा है। अब जो उनकी साली है वो घर पर जाती है, देखती है घर का दरवाज़ा बाहर से लॉक है, ताला लगा हुआ है। तब वो जब वापस आने लगती है तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, मंदिर पर उनका बेटा जो था वो वहाँ पर बैठा हुआ था। अब उस बेटे को देखती हैं तो कहती हैं कि तुम यहाँ बैठे हो, स्कूल क्यों नहीं गए। अब बेटा इधर उधर की बातें करने लगता है अपने मौसी से, इधर उधर घुमाता है, लेकिन उसकी मौसी कहती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, स्कूल नहीं गए हो, तुम्हारी माँ कहाँ है, उनसे मुझे मिलना है, तुम्हारे पापा का बार बार फ़ोन आ रहा है, तुम लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तुम्हारी माँ से मैं मिलना चाहती हूँ। तब वो एकदम से बेटा घबरा जाता है और कहता है कि माँ सीढ़ियों से अभी कुछ समय पहले गिर गई है और उसको काफ़ी चोट आ गई है, इसी घबराहट में मैं घर से भागकर यहाँ पर आ गया हूँ, डर के मारे कि उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है। ये सारी बातें अपनी मौसी को बताती हैं। मौसी जैसे ही ये बातें सुनती है उसको तुरंत लेकर घर पर पहुंचती हैं, घर का मेन गेट खुलवा कर जब अंदर जाती हैं तो घर से बहुत बदबू वहाँ से निकल रहा होता है, घर के अंदर से। अब जब उनको बदबू महसूस होता है तब वो एकदम घबरा जाती हैं और घर के अंदर जब दूसरे कमरे में जाती हैं तो वहाँ उनकी बहन का लाश पड़ा हुआ होता है, सोफे पर खून बह रहा होता है और ढेर सारे धूप बत्ती अगरबत्ती वहाँ पे जलाए गए होते हैं, धुएं का गुबार वहाँ पे फैला हुआ था उस कमरे में। अब ये सारी चीज़ें जैसे उसकी मौसी देखती हैं तुरंत वो पुलिस को फ़ोन करती हैं और अपने जीजा को ये बताती हैं चेन्नई में कि ऐसे ऐसे उनकी पत्नी का यहाँ पे जो है एक्सीडेंट हो गया है, वो मर गई हैं, और इस तरह से ये घटना सारी वो अपने जीजा को बताती हैं। अब राम मिलन विश्वकर्मा जैसे ही ये सारी बातें सुनते हैं, अगले ही फ्लाइट से वो चेन्नई से गोरखपुर आ जाते हैं। अब गोरखपुर आने के बाद जो है वहाँ पे लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लेकर चली जाती है और उसके बाद तहकीकात पुलिस की यहाँ पे शुरू होती है। सबसे पहला शक जो है बेटे पर ही जाता है, क्योंकि बेटा ही माँ के साथ रहता था
और उसकी ऐसी हरकतों से जो है पुलिस वालों को सबसे ज़्यादा शक बेटे पर ही हुआ। क्योंकि 6 दिन हो गए थे और जो मौसी को उस बेटे ने बताया कि माँ सीढ़ियों से गिर गई है और घबराहट में मैं घर को लाग करके यहाँ भाग के आ गया हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। क्योंकि इसके हिसाब से तो लग रहा था कि कुछ ही घंटे की ये घटना है, लेकिन लाश से बदबू आ रही थी। लगभग 5 से 6 दिन हो गए थे इस घटना को हुए हुए, तो इसलिए पुलिस इसी पर शक करती है, इसके बेटे पर। अब पुलिस वाले जब बेटे से पूछते हैं तो बेटा गोल गोल इधर उधर की बहाने बनाने लगता है, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पूछते हैं कि बेटा तुम सही से बताओ, आखिर ऐसा क्यों किया तुमने, इतनी बड़ी वारदात क्यों घटना अंजाम दे दिया, तब बेटा एकदम से टूट जाता है और पुलिस को सारी कहानी बताने लगता है। बेटे ने जो सारी कहानी बताई वो सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए, उनके परिवार के होश उड़ गए। लेकिन उनके पिता जो है अभी भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बार उनके जो पिता है उनका आप एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद मैं पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ। हाँ, वो बोल रहा था कि मैं मम्मी को बोला, मम्मी कहाँ हो, तो मम्मी को आवाज़ नहीं आई। तो कमरे में जा देखा तो मम्मी गिरी पड़ी थी, उनके सिर से ब्लड निकल रहा था। तो मैंने मम्मी को उठाया तो मम्मी का जो है सांस नहीं चल रही थी। अच्छा। बोला फिर मैं डर गया, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया, मैं करूँ क्या करूँ। हाँ। मैं फिर ताला बंद करके फिर ये मंदिर बैठा रहा। लेकिन मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि जिस हिसाब से गिरी है हाँ। उस हिसाब से मौत होने का चांस नहीं लगता है। अब पूरी कहानी जो ये है कि इनका एक जो बेटा होता है कक्षा 11वीं में गोरखपुर के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होता है। पिता ये सोचकर इसका एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा देते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ लिख कर मेरी तरह साइंटिस्ट बनेगा। इस उम्मीद के साथ बेटे को उस स्कूल में दाखिला दिला देते हैं। काफ़ी महंगा स्कूल होता है, फिर भी उनके पिता उसमें उसका एडमिशन करवाते हैं। बेटा पढ़ने में लेकिन एकदम निकम्मा था, वो एकदम से अय्याश घुमक्कड़ किस्म का वो लड़का था। वो स्कूल भी नहीं जाता था, कभी कभी इधर उधर घूमने लगता था। माँ जो थी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इसकी हरकतों से। अब 2-3 बार माँ जो है इसके स्कूल में जाकर इसका कंप्लेन करती है कि बेटा पढ़ता नहीं है, दिन भर घूमता रहता है, ऐसे कंप्लेन करती है। तो असेंबली में प्रार्थना होने के बाद जो है उनके प्रिंसिपल जो होते हैं स्कूल के, वो वहीं पर उस बेटे को डांट लगाने लगते हैं। अब बेटे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि पूरे स्कूल में सबके सामने उसको डांट पड़ी है। अब माँ से वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होने लगा, गुस्से में आने लगा। माँ की कोई बात ही नहीं सुनता था। जब घर पर आया तो गुस्से में उस दिन वो खाना भी नहीं खाया। माँ ने बोला बेटा खाना खा लो, लेकिन वो साफ मना कर दिया, खाना नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है। तो माँ ने सोचा हो सकता है गुस्से में होगा, गुस्सा कुछ समय में बेटे का शांत हो जाएगा, माँ तो माँ ही होती है। तो इसलिए उसने कुछ उस समय उसको नहीं बोला। अगले दिन सुबह सुबह जब माँ उसको उठाने के लिए जाती है तब वो कहता है कि तुमने कल बहुत मेरे साथ गलत किया स्कूल में, इस तरह की जो कंप्लेन करके। तो माँ कहती है कोई बात नहीं, तुम उठो और स्कूल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पिता को फ़ोन लगाकर ये सारी बातें बता दूंगी। अब इस बात से तो उस बेटे का पारा और एकदम से हाई हो जाता है। वो इतने गुस्से में उठता है, माँ को इतना तेज़ी से धक्का देता है कि माँ सीढ़ियों से गिरते हुए बेड पर टकराते हुए वो ज़मीन पर पड़ जाती है। बेटा तो वहाँ मुड़कर भी नहीं देखता है कि माँ को क्या हुआ है, और सीधा वो दूसरे कमरे में जाता है, स्कूल का ड्रेस पहनता है और बैग लेता है और वहीं से निकल जाता है स्कूल के लिए, मेन गेट को बंद करके। जब शाम को बेटा घर पे आता है तो देखता है माँ तो वहीं पड़ी है जहाँ पे गिरी हुई थी। अब वो सोचता है कि अब क्या करें। जब जाके पास में नज़दीक में देखता है तो उसकी सांसें वहाँ पे थम गई होती है। अब बेटा सोचता है कि ये बातें अगर पापा को पता चल जाएगी तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा और पुलिस वाले भी मुझे पकड़ के ले जाएंगे। इस तरह से बेटा एकदम से डर जाता है वहाँ पे। अब वो धीरे धीरे उसी घर में रहता है, वहीं खाता पीता है। अगले दिन वो सोचता है कि अब क्या करूँ। तो सीसीटीवी कैमरा जो लगा होता है, कैमरे की तीन वहाँ पे घर में 3-4 कैमरे होते हैं, उन सब कैमरे की तार काट देता है। तार तो काट देता है लेकिन वो डीवीआर जिसमें रिकॉर्डिंग सेव हुई होती है उसको उसका अंदाज़ा नहीं था। वो सोच रहा था कि कैमरे का तार काट दूंगा। 11वीं में पढ़ने वाला छात्र था तो इतना ज़्यादा उसको दिमाग का आइडिया नहीं था, तो तार काट दिया। सोचा कि चलो रिकॉर्डिंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन रिकॉर्डिंग डीवीआर में सेव थी जो पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस ने रिकॉर्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया है। उसके बाद बेटा वही घर में रहता है और बाहर जाता है धूप बत्ती और अगरबत्ती सेंट वगैरह खुशबू के लिए लेके आता है घर में। 2-3 दिन बाद घर से बदबू आने लगती है तो पूरे कमरे में स्प्रे वगैरह कर देता है। स्प्रे करने के बाद कुछ उसको
राहत मिलता है कि बदबू शायद कम हुआ है। अब उसी बीच उसके पिता का जब फ़ोन आता है तो फ़ोन वो नहीं उठाता है कि पिता को मैं क्या जवाब दूंगा। तो फ़ोन क्या करता है, वो स्विच ऑफ कर देता है। अब स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन तो चलो पिता को तो कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ दिन बाद शायद वो किसी तरीके से सोच रखा था कि लाश को ठिकाने लगा देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। पिता अपनी साली को फ़ोन करते हैं और साली जब घर पे आके देखती है तो घर लॉक मिलता है, लेकिन जब वो जाने लगती है तो बेटा वहाँ मंदिर पे मिल जाता है और उसको पकड़ के लेके आती है और उस तरह से वो सारी कहानियाँ बनाकर अपनी मौसी को बताने की कोशिश करता है।